गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के जो प्रावधान हैं, जो उसके प्रमुख कंटेंट हैं, उसके विषय में। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो आया उसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया का जो उद्देश्य है वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। तो यह एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था और किसके नाम पे इसे रखा गया था और कैसे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको कंफर्म करने के लिए इसे लाया गया था। अब हम देखें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके प्रावधान क्या हैं। तो इसके जो प्रावधान है उसको हम दो तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखें कि कार्यों का जो वर्गीकरण है वो कैसे। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पहली बार राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक कार्यों में वर्गीकृत किया गया था। तो जो सबसे पहला इसका जो काम था उसमें ये था कि इन्होंने जो फंक्शंस थे कंपनी के उसको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया और एक को इन्होंने पॉलिटिकल फंक्शंस और दूसरा कमर्शियल फंक्शंस के रूप में डिवाइड कर दिया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं वह सीधे तौर से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में जो बोर्ड ऑफ कंडक्ट था उसके पास चला गया और वाणिज्यिक कार्य जो थे वह निदेशक मंडल द्वारा बनाया जाता रहा, निदेशक मंडल के हाथ में ही रहा। अब जो नियंत्रक बोर्ड है, जो कंट्रोल बोर्ड है, जो निदेशक मंडल था, उसमें कंपनी के नागरिक, सैन्य और जो राजस्व मामले पर नियंत्रण रखने वाले बोर्ड हैं उसको इसके रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसमें 6 सदस्य शामिल थे। राजकोष के चांसलर, राज्य का एक सचिव, क्राउन द्वारा नियुक्त प्रिवी काउंसिल के बार एसोसिएशन का के से 4 सदस्य, राज्य के सचिव के नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था और बोर्ड को कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित सभी मामलों में को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। इसकी कंपनी के सभी कागजात तक पहुंच थी और सभी प्रेषणों के लिए नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदन होना अनिवार्य था। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोल बोर्ड है, जो नियंत्रण बोर्ड है, इसका सर्वे सर्वा बना दिया गया, उसके पास सबसे अधिक शक्ति आ गई। कंपनी का प्रतिनिधित्व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया गया और क्राउन का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा किया जाता था। इस प्रकार एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। दो इसके प्रधान हो गए जो इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए 3 निदेशकों वाली गुप्त समिति की स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों के 3 सदस्यों को कम कर दिया गया और राजा की सेना का कमांडर इन चीफ 3 जो बोर्ड हैं उसको इसके सदस्य के रूप में स्थापित किया गया। मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था, जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी देखा था। कूटनीति, युद्ध और राजस्व से संबंधित सभी मामलों में बंगाल को अधिक अधिकार दिए गए थे, जैसा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी हमने देखा था कि उसको कैसे मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के ऊपर वरीयता प्रदान की गई थी। संपत्ति का खुलासा। पिट्स इंडिया एक्ट के नागरिक और सैन्य अधिकारियों के लिए भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया था। भ्रष्ट अधिकारी कड़ी सजा के हकदार थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चर्चा करते समय भी हम लोगों ने बात की थी कि निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। उसको और अधिक बढ़ाकर इसमें यह हो गया कि आप अपने प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करेंगे। अब हम इसकी विशेषताएं देखें अगर, तो इसकी विशेषताओं में आप देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। बहुत ही यूनिक फीचर था ये कि पहली बार इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया था कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति, कंपनी के मामलों और प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। यह इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया, जिससे किसी भी निर्णय पर बहुमत प्राप्त करना आसान हो जाए।
3 होने से फ़ायदा ये था कि 2-1 से पक्ष या विपक्ष में बड़ी आसानी से हम बहुमत प्राप्त कर सकते थे। 4 में 2-2 की स्थिति में बहुमत जो है वह बराबर हो जाता। उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। अब पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ दोष देख लें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश द्वारा बनाया गया एक्ट है, तो वो अपने फ़ायदे को, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। दे आर नॉट कंसर्न विद द इंडियन पीपल। तो इसमें जो कमियां थी उसमें आप देखें कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल के बीच नियंत्रण की सीमाओं में कोई स्पष्टता नहीं थी। तो कहीं न कहीं दोनों अपने पावर को लेके, अपने अधिकार क्षेत्र को लेके कभी न कभी ओवरलैप की स्थिति में आ जाते थे। कोई डिमार्केशन नहीं था कि ये आपका काम है, ये आपका काम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल की शक्तियां व्यक्तिपरक थीं और वस्तुनिष्ठ नहीं थीं, और नियंत्रक बोर्ड पर पक्षपात का आरोप लगाया गया था। तो ये इसकी कमियां थीं। फिर भी अगर हम एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में इसके डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोगों ने अभी तक 2 चर्चाएं की, एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, और फिर उसके बाद हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट को देखा। धीरे धीरे हम आगे इस यात्रा को और बढ़ाते चलेंगे और फिर हम पहुंचेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनमानस ने अपने संविधान का निर्माण किया और कैसे भारत का जो भाग्य विधाता है वह भारतीय बने। उसकी जर्नी भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे किसी नए